नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। ग्वालियर से बड़ी खबर, हर्षफायर में 15 साल के एक छात्र को गोली लग गई। जनकगंज के शिव मैरिज गार्डन की घटना बताई जा रही है। देर रात 1:30 बजे छात्र प्रियांशु यादव को गोली लगी। जयारोग्य अस्पताल में डॉक्टर्स ने प्रियांशु को मृत घोषित कर दिया। जनकगंज पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मृतक के परिवार के लोग ही ये फायरिंग कर रहे थे और ये हर्ष फायरिंग जो है एक छोटे से बच्चे के लिए, एक नाबालिग के लिए काल बनकर आई और उसकी जान चली गई। ये पूरा मामला सामने आया ग्वालियर से, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही छात्र ने दम तोड़ दिया। मृतक बच्चे के परिवार वाले ही हर्ष फायरिंग करवा रहे थे और शादी समारोह में परिवार की तरफ से यह हर्ष फायरिंग की जा रही थी। अब सवाल यहां पर कई खड़े होते हैं कि आखिर क्या मिला। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुशील, हालांकि इस पर कोई सवाल नहीं है, अब अपने आप में ये सब कुछ स्पष्ट है कि झूठी शान दिखाने के चक्कर में एक जान चली गई और ये अभी भी कम नहीं हो रहा है। सुशील, लगातार लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, उनकी हर्ष फायरिंग के चक्कर में एक मासूम बच्चे की जान चली गई। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर की ये जनकगंज का पूरा ये वाकया है। यहाँ एक मैरिज गार्डन में रात के वक्त शादी समारोह चल रहा था। उसी दौरान ये 15 साल का जो छात्र है प्रियांशु, ये भी शादी समारोह में शामिल था और इसी के परिवार में ये शादी समारोह आयोजित हो रहा था। उसी दौरान रात के वक्त करीब 1 बजे के लगभग यहाँ हर्ष फायर होते हैं और हर्ष फायर के दौरान प्रियांशु को गोली लगती है। गोली लगने के बाद वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जो लोग हर्ष फायर कर रहे थे उसमें जो पुलिस ने बताया उसमें प्रियांशु का जो चचेरा भाई है वो भी हर्ष फायरिंग कर रहा था, पुलिस ने जैसा कि बताया है। उसके बाद जैसे ही प्रियांशु को गोली लगी तो ये लोग उसे लेकर पहले शहर के 3-4 प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां सभी डॉक्टरों ने प्रियांशु को मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद आखिर में ये जयारोग्य अस्पताल पहुंचे, जहां भी डॉक्टरों ने देखने के बाद प्रियांशु को मृत घोषित कर दिया। लगभग 5 बजे परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद सुबह पुलिस पहुंची अल सुबह और उसके बाद मामले की जांच शुरू की। तो सामने यही आया कि हर्ष फायर के दौरान ये गोली लगी है, लेकिन वहाँ जो सीसीटीवी चेक किए गए हैं उसमें जो घटना स्थल है उस स्थल के आसपास का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला या कैमरा नहीं है, इस तरह की बात सामने आई है। लेकिन जो और सीसीटीवी कैमरे हैं उनमें घायल को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पुलिस ने कहा है कि जो चचेरा भाई है प्रियांशु का, जो मृतक है, वो प्रारंभिक तौर पर हर्ष फायरिंग करते हुए इसमें आरोपी के तौर पर सामने आया, जिसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला जनकगंज थाने में दर्ज किया गया है। उसकी तलाश की जा रही है, अभी वो फरार बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हर्ष फायरिंग की घटना हुई उसके बाद पूरे परिवार के लोगों ने 4-5 घंटे तक निजी अस्पतालों में इसको ले जाया गया, सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन पुलिस को सूचना सुबह 5 बजे दी गई। चूँकि पारिवारिक मामला था, यही वजह है कि अब इस हर्ष फायरिंग में एक नाबालिग बच्चे की जान चली गई है। तो अब पुलिस अपने स्तर से इसमें कार्रवाई करेगी, जिसमें गैर इरादतन हत्या का प्रारंभिक तौर पर मामला दर्ज कर लिया। अब ये भी जांच की जा रही है कि जो जिस वेपन से ये फायरिंग हुई है, क्या वो वेपन जो आरोपी बताया जा रहा है इसका चचेरा भाई, उसी के नाम है या फिर दूसरे के नाम है। तो इसमें एक और धारा बढ़ाई जा सकती है, जिस तरह से जांच के बाद इसमें अगर सामने आता है तो। लेकिन कहीं ना कहीं झूठी शान के लिए एक और नाबालिग की जान आज चली गई है कि शादी समारोह के दौरान खुशियों के मौके पर सिर्फ अपनी शान दिखाने के लिए हवाई फायरिंग करना कितना घातक होता है, उससे दूसरे की नहीं अपनों की भी जान चली जाती है। और आज की जो घटना है, इस घटना में ऐसा ही हुआ कि परिवार में शादी थी और परिवार के ही लोग हर्ष फायरिंग कर रहे थे और चचेरा भाई 15 साल के बच्चे की इसमें मौत हो गई है। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे सुशील, कि पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि ऐसे फायरिंग करने के मामलों के खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाती है? क्योंकि अगर ऐसे मामलों में सख्ती नहीं होगी तो आगे भी इस तरह की दुर्घटनाएं होंगी। बिल्कुल, देखिए, जो वेपन लाइसेंस होते हैं उनकी शर्त यही रहती है कि इन वेपन्स का उपयोग या हथियारों को चलाने का उपयोग तभी किया जाएगा कि जब उन्हें अपनी जान संकट में दिखती या आत्मरक्षार्थ वो चलाते हैं, तभी उनको हवाई फायरिंग करने की इसमें एक गाइडलाइन होती है। लेकिन शादी समारोह या मांगलिक अवसर या खुशी के प्रोग्रामों में आप फायरिंग नहीं कर सकते, चाहे वो खुशी के मौके पर फायरिंग करने का मामला हो। ये गैर कानूनी है और इसमें कार्रवाई भी की जाती है। तो अब निश्चित तौर पर इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला तो दर्ज कर ही लिया है, क्योंकि छात्र की गोली लगने के बाद मौत हो गई।
साथ ही अब उसमें आर्म्स एक्ट के तहत भी केस में धारा बढ़ाई जाएगी। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि अगर जो इसका चचेरा भाई इस बंदूक से हवाई फायर कर रहा था, अगर उसके नाम ये राइफल रजिस्टर्ड नहीं होगी तो एक धारा और इसमें बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर घटना है और ये लोगों के लिए सबक भी है कि अपने खुशियों का इजहार करने के लिए इस तरह से किसी की जान जोखिम में डालना। अब खुशी के लिए हर्ष फायर करने में अपने ही परिवार के एक 15 साल के नाबालिग बच्चे की इसमें जान चली गई। अब देखिए बिल्कुल, और सुशील, फायरिंग का जिन लोगों को शौक है उन्हें सेना में जाना चाहिए, उन्हें शूटिंग में जाना चाहिए। ऐसे शादी समारोह और अन्य मांगलिक मौकों पर इस तरह की फायरिंग उचित नहीं है। पुलिस क्या इस मामले में कह रही है, ये भी सुनवाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। समारोह था यहाँ पे, ये हर्ष फायरिंग या सेलिब्रेटरी फायरिंग में एक 15 साल के बच्चे का मृत्यु हो गया। जो फायर करने वाला उसके परिवार का ही बता रहा है, चाचा की लड़का है, उसका लाइसेंसी बंदूक बता रहे हैं। तो इसमें जनकगंज पुलिस को सूचना मिला अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग। इसमें जो मृतक की चाचे के लड़के के ऊपर हम 304 कायम किया है और इसका तलाश जारी है। ये बंदूक के बारे में हम पता कर रहे हैं कि किनके नाम पे ये बंदूक रजिस्टर्ड है, लाइसेंस किसके नाम पे है। और अभी हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, सारे सीसीटीवी फुटेज और जो घटनास्थल पे मौजूद लोगों के बयान वो सब लेने के प्रयास कर रहे हैं। और इंदौर से एक और खबर आपको बता दें, जर्जर इमारत के छत का अगला भाग यानी छज्जा गिर गया और कल्याण विश्रांति गृह धर्मशाला की छत का ये छज्जा गिरा। आपको बता दें कि एसडीआरएफ और निगम की टीम ने मलबे से सभी को निकाल लिया है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एसडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा छज्जे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए। कल्याण विश्रांति गृह धर्मशाला की छत का ये छज्जा गिरा था। कुछ लोगों को चोट भी आई है। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया और लोगों को छज्जे के मलबे के नीचे से बाहर निकाला गया। और आपको बता दें कि ये जर्जर हालत में इमारत है और इसके छत का छज्जा गिर गया। कल्याण विश्रांति गृह धर्मशाला। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। अरुण, कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, ये जर्जर छत है और काफी दिनों से ये ऐसी जर्जर हालत में बनी हुई थी। तो यही वजह रही कि छत का जो छज्जा है वो गिर गया और इसमें 3 लोग घायल हुए। हालांकि घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवा दिया गया। एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची, कलेक्टर इलैया राजा टी भी मौके पर पहुंच गए, नगर निगम के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए और राहत और बचाव कार्य करके तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिनकी हालत स्थिर है। हालांकि बड़ा हादसा है जो टल गया। ये जो जर्जर इमारत है इसको गिरा देना चाहिए और इसी इमारत को अब गिराया जा रहा है और इसके मलबे को हटाया जा रहा है, जिससे कि आगे कोई इस तरह की घटना ना हो। पूरी नगर निगम का अमला वहाँ पर मौजूद है और घायल है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो कुल मिला के बड़ी घटना थी जो टल गई। हालांकि 3 लोग इसमें जरूर घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कांग्रेस में गुटबाजी किस कदर हावी है इसकी बानगी नर्मदापुरम में देखने को मिली, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ के दौरे के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में ही मारपीट और विवाद हो गया। मंडलम सेक्टर बैठक और सभा के बाद कार्यकर्ता कमलनाथ को छोड़ने हेलीपैड पहुंचे थे, लेकिन एक गुट के कार्यकर्ताओं की दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं से मारपीट हो गई। कई गुटों में यहां पर बटा हुआ है कांग्रेस संगठन। मामला यही खत्म नहीं हुआ और दोनों पक्ष सिवनी मालवा थाना पहुंच गए। वहां भी दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और थाना प्रभारी के हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस नेता थाने से बाहर आए। थाने गए दोनों ही पक्षों ने किसी भी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत सभा में स्टेज पर चढ़ने को लेकर हुई थी। अक्सर ऐसा होता है और मंच पर बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाना, बड़े नेताओं के साथ बातचीत करना और फिर सोशल मीडिया पर वो पोस्ट डालना कि नेताजी के साथ आगामी चुनावों पर चर्चा करते हुए कई लोगों का वो जो सपना है वो सपना रह गया और ऐसे में वो गुस्से में आकर 2 गुट आपस में भिड़ गए और ये मामला थाने तक जा पहुंचा। प्रोग्राम में आपस में वाद विवाद हुआ था, जिसको लेके दोनों पक्ष थाने आए थे। फिर आपस में ही दोनों की बाहरी बातचीत हो गई और थाने पे कोई भी ऐसी रिपोर्ट या शिकायत नहीं दोनों पक्षों से कहीं से कोई प्राप्त नहीं। कौन लोग थे सर, कौन है, कहाँ के कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं? कांग्रेस का जो आज का कार्यक्रम था उस प्रोग्राम में आए थे ये
पार्टी के जो भी सदस्य थे, कार्यकर्ता, मैं व्यक्तिगत नहीं जानता तो नहीं। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दतिया दौरे पर अपने चिर परिचित अंदाज में वे दिखाई दिए। पीतांबरा माई की रथ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के दौरान वो प्रसाद बनाने की व्यवस्था देखने के लिए पहुंच गए और इस दौरान वो खुद बूंदी तैयार करने लगे। बातचीत के दौरान उन्होंने हलवाई से बढ़िया स्वादिष्ट प्रसाद बनाने के लिए भी कहा। दरअसल इससे पहले मूर्ति के फिनिशिंग में भी वो हाथ आजमाते दिखाई दिए थे और फिर वहां पहुंचकर बूंदी जो तलकर छानी जा रही थी उसको छानने का काम करने लगे और हलवाई से उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा और बढ़िया प्रसाद बनना चाहिए। बूंदी को कड़ाही से तलकर बाहर निकाला और उसके बाद उसे चाशनी में डाला। तो ये उनका अपना अंदाज है, जहां भी जाते हैं काम में जुट जाते हैं और बूंदी तैयार करने लगे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। एक अलग ही अंदाज में नजर आए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और भोपाल से बड़ी खबर, कृषि मंत्री का कमलनाथ और कांग्रेस पर जुबानी हमला। दरअसल कमल पटेल ने कमलनाथ पर जुबानी प्रहार किया और कमलनाथ सत्ता से बाहर आकर तड़प रहे हैं। कमल पटेल ने कहा सत्ता से बाहर आने के बाद अनर्गल बातें करते हैं। इस बार के चुनाव में कमलनाथ और उनके बेटे की हार होगी। कृषि मंत्री का यह बड़ा बयान निशाना साधा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ पर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के लगातार दौरे कार्यक्रम चल रहे हैं और कई बार वो अधिकारियों को लेकर भी टिप्पणी कर रहे हैं कि जो अधिकारी हैं बीजेपी का बिल्ला लेकर काम कर रहे हैं उनको देख लेंगे। सर, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक कैसी हालात देखते हैं कांग्रेस की और जो कमलनाथ जी के दौरे हो रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार मछली पानी से बाहर निकल कर रेत में आती तड़पती है, उसी प्रकार कमलनाथ जी सत्ता से बाहर होने के बाद में तड़प रहे हैं और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कभी कर्मचारियों को धमकाते हैं, कभी अधिकारी को धमकाते हैं, कभी पत्रकारों को धमकाते हैं, कभी नेताओं को धमकाते हैं कि कमलनाथ की चक्की बारीक पीसती है। पर मैं बता रहा हूं कमलनाथ जी, सुन लो, आपने किसानों को धोखा दिया, आपने युवाओं को धोखा दिया, आपने महिलाओं को धोखा दिया, आपने बच्चों को धोखा दिया, आपने कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी हर वर्ग के साथ धोखा किया, छल किया। और इसलिए इस बार ये सब का सब आके बैठे हैं कि अब आओ चुनाव में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस राहुल गांधी जनता की चक्की इतनी बारीक पीसेगी कि तुम अनाथ होंगे, तुम भी हारोगे, तुम्हारा बेटा भी हारेगा और छिंदवाड़ा कांग्रेस मुक्त होगा। प्रदेश तो कांग्रेस मुक्त हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 200 से ऊपर सीट जीतेगी। कांग्रेस विपक्ष के नेता लायक भी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन बदला गया 15 महीने में 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। दूसरा, कमलनाथ जी ने आते से कह दिया कि 2 लाख का कर्जा माफ किया जाता है, किया नहीं, बजट प्रावधान किया। तो धोखा किसने दिया? और इसलिए उपचुनाव के अंदर कांग्रेस का सफाया हुआ और अगली बार पूरा हो जाएगा और नाथ तो अनाथ होंगे लेकिन पूरी कांग्रेस को अनाथ कर जाएंगे। तो कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के कमल पटेल हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस अनाथ हो जाएगी, कमलनाथ अनाथ हो जाएंगे और बीजेपी की सरकार बड़े बहुमत के साथ बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का बस्तर दौरा। प्रभारी बनने के बाद पहली बार बस्तर के दौरा पर ओम माथुर आ रहे हैं। ओम माथुर के बस्तर दौरे पर केदार कश्यप का बयान। बस्तर में धूमधाम से होगा ओम माथुर का स्वागत। 24 से 30 अप्रैल तक प्रदेश के दौरे पर रहेंगे ओम माथुर। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में बैठक करेंगे। बैठक में सभी बूथ्स की समीक्षा होगी। ओम माथुर के दौरे को लेकर तैयारियां जारी हैं और ओम माथुर खुद समीक्षा करने के लिए जा रहे हैं। बस्तर में धूमधाम से ओम माथुर का स्वागत किए जाने की तैयारी है। 24 से 30 अप्रैल तक प्रदेश के दौरे पर ओम माथुर आ रहे हैं। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में उनकी कुछ बैठकें होनी है संगठनात्मक स्तर पर और संगठन को मजबूत करने समेत कई अन्य विषयों पर माफ कीजिएगा यहां चर्चा होगी। हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं और उनका जो कार्यक्रम है वो 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहेंगे, जिसमें हमारे रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के इस विभिन्न बैठकों और कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।
और उनका सघन प्रवास रहेगा और कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और निश्चित तौर से उनके आने से पूरे क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और बस्तर में उनका पहला प्रवास है तो हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और बड़े धूमधाम के साथ में उनका स्वागत करना चाहते हैं। वो वहाँ पर संभागीय बैठक भी लेंगे, विधानसभा की बैठक भी वो उस बैठक में लेंगे और कोर कमेटी की बैठक भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रीवा के दौरे पर आएंगे। इस दौरान रीवा में होने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में वे शामिल होंगे और उनके कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। और आपको बता दें कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां किस कदर हैं, क्या कुछ स्थिति है, इसकी जानकारी लेने के लिए गिरिराज सिंह यहां पहुंचे थे और गिरिराज सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री रीवा आ रहे हैं और उम्मीद है कि यहां कोई बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री कर सकते हैं। कल का दिन बेहद अहम रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रीवा आएंगे। रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उनके इस दौरे को लेकर, इस तैयारियों को लेकर क्या कुछ समीक्षा की गई, गिरिराज सिंह ने वहां तैयारियों का जायजा लिया, समीक्षा की गई, ये हम आपको बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री के रीवा कार्यक्रम को लेकर खुद गिरिराज सिंह जायजा लेने पहुंचे थे। और रीवा में कमिश्नर भी एसएफ ग्राउंड में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी की सुरक्षा में 3500 पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ 2 डीआईजी, 8 एसपी, एएसपी, 57 डीएसपी भी तैनात किए जाएंगे। और कार्यक्रम में पीएम मोदी 7,573 करोड़ के जल जीवन मिशन के कामों का शिलान्यास करेंगे। और न्यूज 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ #ट्रीफी के तहत मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के गुरु गोविंद सिंह पार्क में प्लांटेशन किया और न्यूज 18 की इस मुहिम के लिए शुभकामनाएं दी। और उन्होंने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से जन जागरण के लिए यह बहुत अच्छी पहल है। हमारी सरकार भी लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है। न्यूज 18 को बहुत बधाई। पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसकी जागरूकता के लिए ट्रीफी अभियान की शुरुआत की गई। पूरे देश में इस तरह के पेड़ लगाकर और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से इस अभियान का जन जागरण हो, इसका प्रचार प्रसार हो। एक बहुत अच्छा अभियान है, मैं बहुत बधाई दूंगा। आज मैंने भी ट्रीफी में भाग लिया और पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने संकल्प को दोहराया। और अब सिटी टॉप 20।